नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट एग्जाम स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 250 सॉल्व करेंगे। आज के पहले टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेरिबेलम? सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या है? ए. रेगुलेटिंग इमोशंस, बी. कंट्रोलिंग बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, सी. कंट्रोलिंग ब्रीदिंग, डी. रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी। जो सेरिबेलम का मुख्य कार्य होता है यह होता है शरीर का संतुलन और समन्वय करना, कंट्रोलिंग बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। The cerebellum is responsible for maintaining balance, posture and coordinating voluntary movements. सेरिबेलम का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? संतुलन बनाए रखना, और जो भी आप पोजीशन में हैं, जिस मुद्रा में हैं, उस मुद्रा को सुधारना या उस मुद्रा को बनाए रखना, ये सेरिबेलम का काम होता है। अब समझते हैं क्या होता है कि हमारे ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं। इस प्रकार से ये ब्रेन होता है, और इसके जो आगे का पार्ट होता है इसको हाइंड ब्रेन बोलते हैं, बीच का जो पार्ट है ये मिड ब्रेन होता है, और लास्ट का पार्ट है जो इसको हम लोग सेरिबेलम बोलते हैं। अब यही सेरिबेलम करता क्या है? मेंटेन करता है बैलेंस और पोस्चर को। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी, सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। What is the main symptom of diabetes insipidus? डायबिटीज इंसिपिडस का मुख्य लक्षण क्या है? ए. पॉलीफेजिया, बी. पॉलीयूरिया, सी. हाइपोग्लाइसीमिया, डी. ब्रेडिकार्डिया। तो यहाँ पर डायबिटीज इंसिपिडस का मुख्य लक्षण पूछा गया है। तो एक तो डायबिटीज मेलाइटस होता है और एक होती है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मेलाइटस में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, और डायबिटीज इंसिपिडस में जो एडीएच हार्मोन होता है जिसको कि वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, इसके इम्बैलेंस से डायबिटिक इंसिपिडस होती है, और इसमें बार बार यूरिन आती है, इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। पॉलीयूरिया मींस एक्सेसिव यूरिनेशन। Diabetes insipidus is characterized by polyuria, that is means excessive urination due to a deficiency of antidiuretic hormone। तो यहाँ पर जो जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी हो जाती है, जिसे हम लोग वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, इसके कारण अत्यधिक मात्रा में यूरिन का प्रोडक्शन होता है। तो इस प्रकार से जब एक्सेसिव यूरिनेशन होगा तो इसको पॉलीयूरिया बोला जाता है। तो इसका जो डायबिटीज इंसिपिडस में पॉलीयूरिया इसका मुख्य लक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इलेक्ट्रोलाइट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर कार्डियक फंक्शन? हृदय कार्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? ए. सोडियम, बी. पोटेशियम, सी. मैग्नीशियम, डी. क्लोराइड। तो जो इलेक्ट्रोलाइट सबसे अधिक हृदय के लिए आवश्यक होता है, महत्वपूर्ण होता है, वह है पोटेशियम। पोटेशियम इससे दो कमियां, इसकी कमी से और अधिकता से, दोनों से हृदय में कुछ समस्याएं देखने को मिलती हैं, और वह समस्याएं व्यक्ति के मरीज के ईसीजी पर स्पष्टता दिखाई देती हैं। तो पहली तो बात तो यहाँ पर जो आंसर हुआ ऑप्शन बी होगा, हृदय के लिए महत्वपूर्ण है पोटेशियम। और जब भी किसी को घबराहट हो, बेचैनी तो हो सकता है कि उसमें पोटेशियम की कमी हो। इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि तुरंत ही पेशेंट को केला दे देते हैं, या जो भी व्यक्ति है उसको केला खिलाया जाता है, क्योंकि जो बनाना होता है, केला होता है, इसमें पोटेशियम पाया जाता है, और यह पोटेशियम व्यक्ति के पोटेशियम स्तर को मेंटेन करके जो भी एरिथमिया की कंडीशन हो रही है उसको सुधारने का काम करता है। एक चीज अभी और महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार से ईसीजी, इस प्रकार से ईसीजी हम लोग देखते हैं, PQRST वेव्स इसमें होती हैं। तो यहाँ पर जो
पोटेशियम की जब मात्रा शरीर में अधिक हो जाती है तो इसको हाइपर कैलेमिया बोला जाता है। और इस स्थिति में टाल टी वेव यानी कि जो टी वेव है ये उठी हुई दिखाई देती है। और जब पोटेशियम की मात्रा शरीर में घट जाती है तो यही जो टी वेव होती है ये इन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से ईसीजी में इसका चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पोटेशियम। पोटेशियम इज एसेंशियल फॉर कार्डियक फंक्शन एज इट रेगुलेट्स हार्ट रिदम एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन। पोटेंशियल, यह जो पोटेशियम होता है आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि जो हृदय के कार्य हैं, हृदय की जो धड़कन है, हृदय की रिदम है, उसको रेगुलेट करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर? आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने का पहला लक्षण क्या है? ए हाइपरटेंशन, बी ब्रेडिकार्डिया, सी हेडेक, डी सीजर्स। तो जब भी किसी पेशेंट में इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा तो सबसे पहले उसको सिर दर्द या हेडेक का एहसास होगा, इसलिए यहां पर सी ऑप्शन सही है। द फर्स्ट साइन ऑफ इंक्रीज्ड आईसीपी इज यूजुअली हेडेक फॉलोड बाय, सिर दर्द के बाद जो और लक्षण देखने को मिलेंगे, नोजिया, वॉमिटिंग एंड चेंजेस इन कॉन्शियसनेस। ये भी इस जो लक्षण है आईसीपी बढ़ने के कारण दिखाई देते हैं। तो पहला संकेत होता है सिर दर्द, उसके बाद होती है नोजिया, वॉमिटिंग एंड चेंजेस इन कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ फास्टिंग ब्लड शुगर? एफवीएस की सामान्य सीमा क्या है? 70 टू 99 mg पर dl, 100 टू 125 mg पर dl, 126 टू 150 mg पर dl, 150 टू 180 mg पर dl। तो फास्टिंग ब्लड शुगर की बात हो रही है, इसकी नॉर्मल रेंज होती है 70 से 100, इसलिए पहला ऑप्शन यहां पर सही है। द नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर level is 70 to 99 mg per dl. Levels above this may indicate pre-diabetes or diabetes. तो फास्टिंग ब्लड शुगर इतनी होनी चाहिए। यदि 2-3 बार जांच कराने से इससे अधिक आ रही है तो इसका मतलब यह प्री डायबिटीज का संकेत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेंस्ट्रुअल चक्र की सामान्य अवधि कितनी होती है? ए 21 से 35 दिन, बी 15 से 20 दिन, सी 36 से 45 दिन और 10 से 15 दिन। तो यहां पर नॉर्मली आप लोगों ने पढ़ा होगा 28 दिन का पीरियड होता है, लेकिन इसकी जो अवधि होती है थोड़ी सी वेरी भी कर सकती है, रेंज में है। तो इसलिए यहां पर 21 से 35 दिन सबसे अच्छा आंसर है, इसलिए ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। The normal menstrual period cycle lasts 21 to 35 days within an average cycle of 28. अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है? ए लीवर, बी स्किन, सी लंग्स और डी ब्रेन। तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है यह स्किन होता है, त्वचा होती है। उसके बाद लीवर का नंबर आता है। यदि लीवर ऑप्शन ना हो, यदि स्किन ऑप्शन ना दिया गया हो तो जो आंसर होगा वह लीवर होगा। तो इस प्रकार से हमारा यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्किन। द स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन कवरिंग द एंटायर बॉडी and playing a key role in protection, sensation and temperature regulation. तो इसका जो काम होता है त्वचा का, एक तो होता है कि हमारे पूरे शरीर को कवर करने का कार्य करती है और शरीर में प्रोटेक्शन है, सेंसेशन है और टेम्परेचर रेगुलेशन इसके मुख्य कार्यों में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स रेस्पिरेशन? मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन को नियंत्रित करता है? ए सेरिबेलम, बी मेडुला ऑब्लांगेटा, सी हाइपोथैलेमस, डी सेरिब्रम। यहाँ पर जो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है यह रेस्पिरेशन की क्रिया को कंट्रोल करता है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। The medulla oblongata is the brain stem, regulates respiration, heart rate and blood pressure। तो जो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है यह ब्रेन स्टेम में होता है और यह रेस्पिरेशन हो, हार्ट रेट हो और ब्लड प्रेशर हो इसको रेगुलेट करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ इंसुलिन इज रैपिड एक्टिंग? कौन सा इंसुलिन तेजी से प्रभावी होता है? ए रेगुलर इंसुलिन, बी एनपीएच इंसुलिन, सी लिस्प्रो इंसुलिन, डी ग्लार्जिन इंसुलिन। यहाँ पर जो इंसुलिन रैपिड एक्टिंग होता है वह है लिस्प्रो इंसुलिन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Lispro insulin is a rapid acting insulin that starts working within 15 minutes, making it ideal for controlling post meal blood sugar spikes। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। व्हाट इज द यूनिवर्सल ब्लड डोनर? इनमें से जो यूनिवर्सल ब्लड डोनर है कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर माना जाता है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। O negative blood type is a universal donor as it does not contain A और B antigens, making it safe for all blood groups। ना तो A एंटीजन होगा ना ही B एंटीजन होगा और R फैक्टर भी इसमें नहीं पाया जाता है जिससे कि यह किसी को भी ब्लड दे सकता है। इसी कारण से इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ हाइपोक्सिया? हाइपोक्सिया का पहला लक्षण क्या है? ए साइनोसिस, बी रेस्टलेसनेस, सी ब्रेडिकार्डिया, डी कंफ्यूजन। तो हाइपोक्सिया जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो पहला लक्षण होता है रेस्टलेसनेस या बेचैनी, इसलिए बी ऑप्शन सही है। रेस्टलेसनेस इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ hypoxia, low oxygen levels followed by cyanosis, confusion and altered consciousness। तो पहला साइन होता है रेस्टलेसनेस, उसके बाद साइनोसिस है, कंफ्यूजन है और जो भी अल्टर्ड कंसियसनेस है उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पर रेस्टलेसनेस सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which hormone is secreted by the pancreas? पैंक्रियाज से कौन सा हार्मोन निकलता है? ए इंसुलिन, बी थायरोक्सिन, सी एड्रीनेलिन, डी एस्ट्रोजन। इसमें जो इंसुलिन हार्मोन होता है यह पैंक्रियाज की बीटा सेल से निकलता है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट है। और इंसुलिन का जो काम होता है वो ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करना? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और यह ग्लाइकोजन आगे जाकर के लीवर में स्टोर हो जाता है। The pancreas secretes insulin which helps in glucose metabolism and blood sugar regulation। Next question। Which vitamin is essential for blood clotting? Vitamin A, vitamin K, vitamin C, vitamin D। Correct answer is option B, विटामिन के रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक होती है, इसलिए बी ऑप्शन यहां पर सही है। विटामिन के इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग एज इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स इन द लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। व्हाट इज द नॉर्मल यूरिन आउटपुट पर आवर इन एडल्ट्स? वयस्कों में प्रति घंटे सामान्य मूत्र उत्पादन कितना होता है? ए
10 to 20 ml per hour, B 30 to 50 ml per hour, C 60 to 80 ml per hour, D 100 to 120 ml per hour। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 30 टू 50 ml पर आवर एडल्ट्स में यूरिन आउटपुट होता है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। The normal urine output in adults is 30 to 50 ml per hour. A lower output may indicate dehydration or kidney dysfunction. तो इसके यदि यूरिन आउटपुट 30 ml से कम आ रहा है तो पहली बात तो इसको जो कंडीशन होगी ओलिग्यूरिया होगी और इसका कारण डिहाइड्रेशन हो सकता है या किडनी डिसफंक्शन भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the primary cause of myocardial infarction? मायोकार्डियल इंफार्क्शन का मुख्य कारण क्या है? ए हाइपरटेंशन, बी एथेरोस्क्लेरोसिस, सी एनीमिया, डी हाइपरथायराइडिज्म। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एथेरोस्क्लेरोसिस मायोकार्डियल इंफार्क्शन का मुख्य कारण होता है। अब समझते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है। होता क्या है, जैसे कोई व्यक्ति जब अधिक मात्रा में फैटी एसिड या फैट वगैरह लेता है, वसा युक्त भोजन अधिक करता है, तो यह धीरे धीरे हार्ट की जो धमनियां होती हैं उनमें प्लाक के रूप में कोलेस्ट्रॉल जमा होता रहता है इस प्रकार से। और जब ये ज्यादा जमा हो जाता है तो इसमें जो ब्लड फ्लो हो रहा था इसका ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है और हार्ट अटैक की कंडीशन आ जाती है। तो जो पहला लक्षण है, प्राइमरी कॉज है मायोकार्डियल इंफार्क्शन का, वो क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस। और एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल के प्लाक जमा हो जाना, जिसके कारण धमनियों से या आर्टरीज से जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसका रास्ता ब्लॉक हो जाता है और हार्ट अटैक आ जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस प्लाक build up in arteries, blocks blood flow to the heart leading to a myocardial infarction, जिसको कि हार्ट अटैक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? क्योंकि हम लोगों के पास जो थर्मामीटर होते हैं अक्सर उसमें डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में शरीर का ताप नापा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डी 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर जो शरीर का सामान्य तापमान होता है यह होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। वेरिएशंस में अकर ड्यू टू फीवर, इन्फेक्शन और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो इसमें कुछ परिवर्तन आते हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन तो होता है बुखार आना। यदि फीवर आ गया है तो ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें वेरिएशंस भी होते हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे कि अभी बताया गया है आपको कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये दो स्केल होते हैं जिसमें हम लोग बॉडी टेम्परेचर को मापते हैं। अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, यह फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना हो तो इस फॉर्मूले का प्रयोग हम लोग करेंगे। C/5 इज इक्वल टू F-32/9। इस फॉर्मूले के द्वारा C को मीन सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदल सकते हैं। विच इलेक्ट्रोलाइट इज मोस्ट अफेक्टेड इन डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन में सबसे अधिक प्रभावित इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है? ए पोटेशियम, बी सोडियम, सी कैल्शियम, डी मैग्नीशियम। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सोडियम। डिहाइड्रेशन की कंडीशन में सबसे अधिक प्रभावित इलेक्ट्रोलाइट है। Sodium is the most affected electrolyte in dehydration
लीडिंग टू लो ब्लड प्रेशर एंड वीकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आई मूवमेंट? कौन सी क्रेनियल नर्व आंखों की गति को नियंत्रित करती है? ए ऑप्टिक नर्व, बी ऑक्यूलोमोटर नर्व, सी ट्राइजेमिनल नर्व, डी वेगस नर्व। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी ऑक्यूलोमोटर नर्व, जो कि थर्ड क्रेनियल नर्व होती है। यह आई मूवमेंट की, आंख को किस तरफ गति करनी है, इसका जो है रेगुलेशन क्रेनियल नर्व थर्ड करती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी करेक्ट है। अब हम लोग समझेंगे कि जैसे कि जो सिलियरी मसल होती है आंख में, इस प्रकार से आंख का आगे का चित्र होता है, ये लेंस होता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो सिलियरी मसल्स होती हैं, यही इस लेंस के मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। अब इस सिलियरी मसल्स की जो कांटेक्ट होता है, इस प्रकार से ये सिलियरी मसल्स में ऑक्यूलोमोटर नर्व के मींस क्रेनियल नर्व थर्ड ये अटैच होती हैं, और ये अटैच होकर के इसके सिग्नल को, आंखों के सिग्नल को कहाँ ले जाएंगी? ब्रेन को, और बदले में वहां से आएगा कि आपको, यानी कि आंख को कहाँ की ओर गति करनी है। तो जो मुख्य काम है आंख की गति का, यह होता है ऑक्यूलोमोटर नर्व का। इसके अलावा ट्रोक्लियर नर्व है और एब्डुसेंस नर्व है, यह भी आंख की गति के लिए, आंख की मूवमेंट के लिए सहायक होती है। तो इस प्रकार से यहां का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्यूलोमोटर नर्व। ये एक ऐसी नर्व है जो कि आई मूवमेंट में सहायता करती है। The oculomotor nerve, cranial nerve third, controls most of the eye muscles responsible for movement. Damage can cause ptosis and diplopia. अब इसमें जब डैमेज हो जाएगा क्रेनियल नर्व में थर्ड में, तो जिसके कारण पिटोसिस हो गया, मीन्स पलकें झुकी ही रहेंगी नीचे, और डिप्लोपिया की कंडीशन, जिसको कि दोहरी दृष्टि या डबल विजन भी कहते हैं, यह कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which acid base imbalance is caused by prolonged vomiting? लंबे समय तक उल्टी से कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस होता है? ए मेटाबॉलिक एसिडोसिस, बी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, सी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस एंड डी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। वोमिटिंग, प्रोलॉन्ग्ड वोमिटिंग के कारण इसमें जो एसिड इम्बैलेंस होगा वह होगा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग लीड्स टू लॉस ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। अब जब वॉमिटिंग होगी तो वॉमिटिंग के कारण क्या होगा? गैस्ट्रिक एसिड का लॉस होगा, और जब गैस्ट्रिक एसिड का लॉस होगा तो बॉडी में क्या होता है? जब एसिड का मतलब होता है पीएच, एसिडिक कब होगी? 7 से कम होने पर पीएच एसिडिक होती है, और अधिक होने पर एल्कलोसिस की कंडीशन होती है। तो यहां पर गैस्ट्रिक एसिड के लॉस होने के कारण जो कंडीशन आएगी वह होगी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस ड्यू टू इंक्रीज्ड बाइकार्बोनेट आयंस। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहां पर जो बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, इनकी मात्रा बढ़ जाएगी, जिसके कारण यहां पर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की कंडीशन देखने को मिलेगी। अब यहां पर आपको एक बात और समझनी चाहिए कि जब भी शरीर में बाइकार्बोनेट लेवल्स इंक्रीज हों तो यह कंडीशन मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगी, और यदि बाइकार्बोनेट लेवल डिक्रीज हो तो यह मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन होती है। तो जब लॉस ऑफ गैस्ट्रिक एसिड हो रहा है तो इस गैस्ट्रिक एसिड के लॉस से बाइकार्बोनेट लेवल्स बढ़ा, और जब बाइकार्बोनेट लेवल्स बढ़ेगा तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ हिपेरिन? 1 to 2 hours, 4 to 6 hours, 12 to 24 hours and 48 to 72 hours। हाफ लाइफ हेपेरिन की जो होती है यह होती है 1 to 2 आवर, 1 से 2 घंटे, इसलिए ए ऑप्शन यहां पर सही है। अनफ्रैक्शनेटेड
heparin has a short half-life of about 1 to 2 hours. This makes it quickly reversible with protamine sulfate. जो अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन होता है इसकी लाइफ होती है, हाफ लाइफ होती है 1 से 2 घंटे। इसे प्रोटामिन सल्फेट से शीघ्र निष्क्रिय किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थेरेप्यूटिक आईएनआर रेंज फॉर अ पेशेंट ऑन वारफेरिन थेरेपी? वारफेरिन थेरेपी वाले रोगी के लिए चिकित्सीय आईएनआर स्तर कितना होना चाहिए? यहाँ पर आईएनआर का मतलब होता है एक इंटरनेशनल रेंज होती है वारफेरिन देने की, तो उसकी जो रेंज आपसे पूछी गई है कितनी होती है? ऑप्शन ए 1 to 1.5, 2 to 3, 3.5 to 4.5 एंड 4.5 to 5.5। करेक्ट आंसर है 2 to 3। यह आईएनआर रेंज होती है पेशेंट के लिए वारफेरिन थेरेपी की। फॉर पेशेंट्स ऑन वारफेरिन, वारफेरिन क्या है? एंटीकोआगुलेंट होती है, खून पतला करने वाली दवा होती है, ब्लड थिनर होती है। द आईएनआर शुड बी बिटवीन 2.0 to 3.0 to prevent clots while avoiding excessive bleeding। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच ड्रग इज यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग? ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के लिए कौन सा एंटीडोट प्रयोग करते हैं? ए एट्रोपिन, बी नैलोक्सोन, सी फ्लूमाजेनिल, डी प्रोटामिन सल्फेट। यहां पर ऑप्शन ए सही होगा, एट्रोपिन ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट होता है। एट्रोपिन ब्लॉक्स muscarinic effect while organophosphate poisoning which affect cholinergic receptors। यहाँ पर जो एट्रोपिन होता है वो क्या करता है कि मस्कैरिनिक प्रभावों को रोकता है। अब ये मस्कैरिनिक प्रभाव जो होते हैं वो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के कारण जो कोलिनर्जिक एक्शन होती है उससे ये पैदा होता है। जब ये पैदा होगा तो ऑर्गेनोफॉस्फेट का जो पॉइजनिंग है उससे हम लोग निजात पा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज कॉमनली इन ट्यूमर लिसिस सिंड्रोम? ट्यूमर लिसिस सिंड्रोम में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट सामान्य होता है? ए हाइपरकैलेमिया, बी हाइपोकैल्सीमिया, सी हाइपोनेट्रीमिया, डी हाइपोकैलेमिया। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्यूमर लिसिस सिंड्रोम में जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है और कॉमनली यह जो होता है वह होता है हाइपर कैलेमिया, मींस पोटेशियम लेवल अधिक हो जाता है। ट्यूमर लिसिस सिंड्रोम रिलीजेस लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेशियम, phosphate and uric acid leading to hyperkalemia। Next question, which part of the nephron is responsible for glucose reabsorption? A glomerulus, B proximal convoluted tubule, C loop of Henle, D collecting duct। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि किडनी जैसे होती है तो किडनी फिल्ट्रेशन का काम करती है। इस किडनी एक ऑर्गन है, यह जो किडनी बनी होती है नेफ्रॉन से बनी होती है। नेफ्रॉन को किडनी सेल्स बोलते हैं और प्रत्येक नेफ्रॉन में इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं और इस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो भी ब्लड आया फिर उसका यहाँ फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन के बाद साफ ब्लड आगे चला जाता है जो बॉडी के काम आता है। अब होता क्या है कि जो भी अच्छी अच्छी यहाँ पे सब्सटेंस होते हैं, अच्छे अच्छे बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं, वो पहले ही शोषित कर लिए जाते हैं, रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, जिससे कि आगे ना जा पाए और यूरिन से ना निकल सकें। तो यदि ये यूरिन से निकल जाएगा तो काफी कुछ प्रॉब्लम पेशेंट को हो सकती है। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन होता है ये पहले ही हो जाता है। पहले का भाग है, ये जो नली होती है इसको बोलते हैं हम लोग प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद जो ये आप देख रहे हैं ये पार्ट होता है लूप ऑफ हेनले और बाकी की जो आगे की जो पार्ट है ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। तो प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास की और डिस्टल मतलब होता है दूर की नली। तो जो पास की नली होती है उसी में ही ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, इसलिए बी ऑप्शन सही है।
proximal convoluted tubule reabsorbs 100% of glucose unless the renal threshold is exceeded। तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक निश्चित मात्रा, जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो यह ग्लूकोज फिर यूरिन से भी सीक्रेट होने लगती है। तो इसका मतलब है कि किडनी एक सीमा तक तो इसका फिल्ट्रेशन करती है, लेकिन जब फिल्ट्रेशन असंभव हो जाता है क्योंकि बॉडी में एक्सेस हो गई है, तो फिर ग्लूकोज यूरिन के रास्ते से बाहर आने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एडिसन्स डिजीज? एडिसन रोग का सबसे आम कारण क्या है? ए, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, बी, ट्यूबरक्लोसिस, सी, पिट्यूटरी ट्यूमर, डी, क्रॉनिक स्टेरॉयड यूज। इसका जो कॉमन कारण होता है एडिसन डिजीज का, यह होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। होता क्या है कि किडनी के ऊपर इस प्रकार से, किडनी दो होती हैं, तो इस प्रकार से किडनी के ऊपर यहाँ पर ये अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है, लेकिन बाय मिस्टेक हमारा शरीर, हमारा इम्यून सिस्टम इस पर अटैक कर देता है। जब अटैक कर देता है तो यह जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल कॉर्टेक्स है, इसको नुकसान पहुंचता है। जब नुकसान पहुंच जाएगा, जब इसकी क्षति हो जाएगी इसमें कुछ, तो होता क्या है कि इससे जो हार्मोन निकलते हैं वो कम निकल पाएंगे। और हार्मोन कौन कौन से निकलते हैं? जैसे कॉर्टिसोल हार्मोन है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन है। जब ये डिस्टर्ब हो गई तो कॉर्टिसोल हार्मोन और एल्डोस्टेरोन हार्मोन कम निकलेंगे, जिसके कारण जो बीमारी बनेगी उसको हम लोग एडिसन्स डिजीज बोलते हैं। इस प्रकार से जो इसका कॉमन कारण होता है, देखिए मेडिकल भाषा में कारण तो बहुत से हो सकते हैं, क्योंकि अन्य संभावित कारण इन्फेक्शन भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि कॉमन कॉज पूछा गया है तो कॉमन कॉज होता है ऑटो immune destruction of the adrenal cortex leads to low cortisol and aldosterone levels causing Addison's disease. Next question.